नमस्ते बच्चों, मैं सपना जैन आपको क्लास 11th हिंदी आरोह भाग का पाठ 9 पढ़ाने वाली हूँ, जिसका शीर्षक है भारत माता और इसके लेखक हैं जवाहरलाल नेहरू। तो चलिए शुरू करते हैं जवाहरलाल नेहरू जी के जीवन परिचय से। जवाहरलाल नेहरू जी का जन्म 1879 मतलब 1889 में हुआ। कहाँ हुआ? तो इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं मेरी कहानी, आत्मकथा है इनकी, विश्व इतिहास की झलक, हिंदुस्तान की कहानी, पिता के पत्र पुत्री के नाम, हिंदी अनुवादक। ये बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध रहे हैं, पिता के पत्र पुत्री के नाम। हिंदुस्तान की समस्याएं, स्वाधीनता और उसके बाद, राष्ट्रपिता, भारत की बुनियादी एकता, लड़खड़ाती दुनिया आदि लेखों और भाषणों का संग्रह इनमें है। इनकी मृत्यु कब हुई? तो इनकी मृत्यु 1964 में हुई। जवाहरलाल नेहरू का जन्म इलाहाबाद के एक संपन्न परिवार में हुआ। मतलब इनका जन्म कहाँ हुआ? तो इलाहाबाद में हुआ। कैसे परिवार में हुआ? तो एक संपन्न परिवार में हुआ। उनके पिता वहाँ के बड़े वकील थे और इनके पिता क्या हैं? यहाँ पर एक बड़े वकील थे जो कि वकालत करते थे। नेहरू की प्रारंभिक शिक्षा घर पर तथा उच्च शिक्षा इंग्लैंड में हैरो तथा कैम्ब्रिज में हुई। बताते हैं कि नेहरू जी की जो प्रारंभिक शिक्षा है वह घर पर ही हुई और बाद में जो इनकी पढ़ाई है वह इंग्लैंड में हैरो तथा कैम्ब्रिज में हुई। वहीं से वकालत की पढ़ाई की और आगे इन्होंने भी क्या है, वकालत की पढ़ाई यहाँ से ही की। लेकिन नेहरू पर गांधी जी का बहुत प्रभाव पड़ा और बताते हैं कि नेहरू जी के ऊपर गांधी जी के जीवन का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा। उनकी पुकार पर वे पढ़ाई छोड़कर आज़ादी की लड़ाई में जुट गए और इन्होंने उनकी बुलाने पर बीच में ही अपनी पढ़ाई छोड़ी और आज़ादी की लड़ाई में लग गए। आगे चलकर सन 1929 में वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष बने और पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की। मतलब हमारा भारत स्वतंत्र होना चाहिए पूरी तरह से, ऐसी मांग उन्होंने रखी। नेहरू का झुकाव समाजवाद की ओर भी रहा और नेहरू जी का झुकाव समाजवाद की विचारधारा की ओर भी रहा। सन 1947 में जब भी भारत स्वतंत्र हुआ तो वे नेहरू जी पहले प्रधानमंत्री बने और बताते हैं कि 1947 में जब भारत स्वतंत्र हुआ हमारा, तो उसके बाद नेहरू जी को क्या है, प्रथम प्रधानमंत्री बनाया गया और भारत के निर्माण में अंत तक जुटे रहे और बताते हैं कि भारत के निर्माण में ही अंत तक लगे रहे। उन्होंने देश के विकास के लिए कई योजनाएं बनाई। इन्होंने देश के विकास के लिए क्या किया, बहुत सारी योजनाएं भी बनाई, जिसमें आर्थिक और औद्योगिक प्रगति, वैज्ञानिक अनुसंधान से लेकर साहित्य, कला, संस्कृति तथा आदि क्षेत्र शामिल थे। बताते हैं कि इनने आर्थिक मतलब धन संबंधी, औद्योगिक अर्थात व्यापार संबंधी, वैज्ञानिक साइंटिस्ट अनुसंधान मतलब खोज करने के लिए, साहित्य, कला, संस्कृति आदि क्षेत्र भी इसमें शामिल थे। नेहरू जी बच्चों के बीच चाचा नेहरू के रूप में जाने जाते थे और बताते हैं कि नेहरू जी को बच्चों के बीच चाचा नेहरू कह के जाने जाते हैं, मतलब बच्चे पुकारते थे। इसलिए आपने देखा होगा कि 14 नवंबर को चिल्ड्रंस डे मनाते हैं। ये नेहरू जी की कारण मनाया जाता है। शांति, अहिंसा और मानवता के हिमायती नेहरू ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व शांति और पंचशील के सिद्धांतों का प्रचार किया और बताते शांति, अहिंसा, मानवता के हिमायती कौन? नेहरू जी ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व शांति और पंचशील के सिद्धांत का प्रचार प्रसार भी किया। अब है पाठ का सार। आखिर इस पाठ में बताया क्या गया है? तो प्रस्तुत पाठ हिंदुस्तान की कहानी का 5वां अध्याय है। मतलब जो पूरा ये पाठ है वह क्या है, हिंदुस्तान की जो कहानी है उसका 5वां अध्याय है। अंग्रेजों से भाषांतर हरिभाऊ उपाध्याय ने किया है और इस अंग्रेजी से इसका अनुवाद हरिभाऊ उपाध्याय जी हैं, उन्होंने किया है हिंदी में।
इसमें पंडित नेहरू ने बताया है कि किस तरह देश के कोने कोने में आयोजित जलसों में जाकर वे आम लोगों को बताते थे कि अनेक हिस्सों में बटा होने के बाद भी हिंदुस्तान एक है। और इस में बताया गया है हिंदुस्तान की कहानी में कि हमारा जो भारत है वो भले अलग अलग कोनों में हो, वो हर जुलूस में जाके बताते थे कि हम सब कैसे हैं, एक ही हैं, हम हिंदुस्तानी हैं। इस अपार फैलाव के बीच एकता के क्या आधार हैं, और बताते हैं कि इस में फैली हुई जो एकता है उसके आधार के क्या आधार हैं, और क्या क्यों भारत एक देश है, और भारत क्यों एक देश कहा जाता है जिसके सभी हिस्सों की नियति एक ही तरीके से बनती बिगड़ती है, और जिसकी जो नियति है वह कैसी एक ही तरीके से बनती है और एक ही तरह से बिगड़ती है। यही पूरे पाठ की विषय वस्तु, और यही पूरे पाठ की क्या है विषय वस्तु है। इसी क्रम में नेहरू जी ने भारत माता शब्द पर भी विचार किया है, और इसी कारण से इन्होंने क्या है भारत माता शब्द पर भी विचार किया, और उनका निष्कर्ष है कि भारत माता की जय का मतलब है यहाँ के करोड़ों करोड़ों लोगों की जय, मतलब यहाँ पर रहने वाले जो करोड़ करोड़ लोग हैं उनकी भी जय होना। कहने की ज़रूरत नहीं है कि अपने छोटे आकार के बावजूद इस लेख का कथ्य अत्यंत विराट और प्रस्तुतिकरण पैना है, मतलब नुकीला है। अब आते हैं हम पाठ के सार पर। आखिर पूरे पाठ में बताया क्या गया है, ये जो पाठ लिखा गया है वो किस उद्देश्य से लिखा गया और क्या यहाँ पर नेहरू जी बताना चाहते हैं। आज़ादी से पहले नेहरू जी अलग अलग स्थानों पर जनसभाएं आयोजित करते थे जहां वे आम लोगों के साथ मिलकर देश की एकता और संस्कृति के बारे में चर्चा किया करते थे। तो पाठ में बताया है जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था, स्वतंत्र नहीं हुआ था, तो उससे पहले नेहरू जी अलग अलग स्थानों पर जाते थे, जगह पर जाते थे, वहाँ जनसभाएं करते थे और जनसभाओं में लोगों से कहते थे कि हम सब कैसे हैं, एकता और संस्कृति में बंधे हुए हैं, मतलब हम सब हिंदुस्तानी हैं और हम सब एक हैं, भारतीय हैं। ऐसी चर्चाएं वो किया करते थे। उनकी चर्चाओं में भारत भूमि की महत्ता के बारे में बातें होती थीं, और इनकी चर्चाओं में क्या होती थी, भारत भूमि की जो महानता है, महत्व है, उसके बारे में ये बातें किया करते थे। वे अक्सर ऐसी जनसभाएं गाँव में करते थे जहां लोग उनकी बातों को ध्यान से सुनते थे, और ये जनसभाएं भी वहाँ किया करते थे जहाँ के लोग इनकी बातों को बड़ी ध्यान से सुना करते थे। वे शहरों में जाने से बचते थे क्योंकि वहाँ के लोग स्वयं को अधिक चालाक समझते थे, और ये शहरों में इसलिए नहीं जाते थे क्योंकि शहरी लोग क्या है अपने आप को चालाक समझते हैं। गांव में रहने वाले गरीब किसान भारत भूमि की महत्ता को समझते थे तथा उन्हें आज़ादी के मायने पता थे, और भारत में जो गांव में रहने वाले लोग रहते थे, किसान लोग, वो भारत भूमि जहाँ भारत हमारी माता है इस बात को समझते थे और उसके महत्व को भी जानते थे। इसी कारण वो आज़ादी के महत्व को भी जल्दी से समझ जाते थे। नेहरू जी भारत के कोने कोने में यात्रा कर चुके थे, और नेहरू जी भारत का ऐसा कोई कोना नहीं बचा था जहाँ पर गए ना हो जनसभाओं में। अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने किसानों की दयनीय स्थिति का पता चला, और अपनी यात्रा करते करते उन्हें ये भारत की जो दयनीय दशा थी उसके बारे में, स्थिति के बारे में भी पता चला। उन्होंने भारत निर्माण का सपना देखा जिसमें किसानों को गरीबी, कर्जदारों, पूंजीपति, जमींदार, महाजन की शोषण तथा कड़े लगान, पुलिस के अत्याचार, इन सभी समस्याओं से मुक्त कराने का सपना शामिल था। और जब ये हर जगह इन्होंने कोने कोने में गए भारत के, तो इन्होंने एक सपना देखा। क्या सपना देखा? जिसमें हमारे जो किसान हैं वे गरीब ना रहें, कर्जदार ना रहें, पूंजीपति, जमींदार, महाजन इनका शोषण करते हैं वो शोषण ना करें, तथा कड़े लगान इनके ऊपर लगे हैं वो लगान मिट जाएं, पुलिस के अत्याचार इन पर ना हों, आदि सभी समस्याओं से मुक्त कराने का सपना इनका था। उन्होंने हमेशा लोगों के बीच अपना ये प्रस्ताव भी रखा। लोगों को एकजुट होकर भारत की आज़ादी के लिए संघर्ष करने का आह्वान किया, और उन्होंने क्या किया, सभी को एकता के सूत्र में बंध करके भारत को आज़ाद कराना चाहिए, ऐसा
आह्वान रखा, अर्थात बुलाया कि हम सबको ये कार्य मिलकर करना ही है। वे लोगों के सामने अमेरिका में हो रहे विकास का उदाहरण प्रस्तुत करते थे, और ये क्या है, लोगों के सामने अमेरिका में जो विकास हो रहा था उसका उदाहरण भी देते थे। किसान भी उनकी बातों को समझते थे, और किसान लोग भी क्या है, इनकी बातों को सुनते थे और समझते थे, क्योंकि उन्हें पुराने महाकाव्यों तथा पुराणों की कथा कहानियों की जानकारी थी। मतलब यहाँ के लोग पढ़े लिखे नहीं थे, परंतु पुरानी महाकाव्य और जो पुराण हैं उनकी कथा कहानी इनको बहुत अच्छे से मालूम थी। उनमें से कुछ ने विदेशी नौकरियां की थीं और दुनिया में चल रहे आर्थिक मंदी के दौर में भी पता था, और इनमें से क्या है, कुछ लोगों ने क्या है, विदेशी नौकरियां भी कर चुके थे, और मतलब दुनिया में चल रहे जो आर्थिक मंदी का दौर था उन सब की जानकारी इनके पास पर्याप्त थी। जब नेहरू जी उनसे भारत माता की जय नारे का अर्थ पूछते थे तो इसका अर्थ किसान धरती बताते थे। जैसे ही भारत माता जी पूछते थे, हम ये जो नारा लगाएंगे भारत माता की जय, तो इस नारे का क्या अर्थ है, तो इसका अर्थ वो बताते थे, किसान लोग धरती माता है। उन्हें धरती से जुड़े अवधारणा के बारे में समझाते थे, और ये क्या करते थे, इन्हें धरती से जुड़ी जो अवधारणा है उसके बारे में भी बताते थे। धरती का अर्थ किसी एक जिले या गांव की धरती से नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान की धरती से था, और यहाँ पे धरती का मतलब सिर्फ एक गांव या जिले से नहीं था बल्कि पूरे भारतवर्ष की धरती से था। वे उन्हें भारत की एकता का मर्म समझाने में सफल होते थे, और यही कारण था कि वो इन्हें भारत माता का जो मर्म है, दर्द है, रहस्य है, उसको समझाने में भी सफल हुआ करते थे। हम सभी भारत माता के अंश हैं, हम सभी भारतीय कैसे भारत माता के अंश हैं। नेहरू जी की सोच किसानों के मनोबल को कार्य करने के लिए प्रेरित करती थी, मतलब उनके मनोबल को बढ़ाने में कार्य किया करती थी कि ये लोग आगे कार्य कर सकें। अब है पाठ का सार तो हो चुका है, इसके बाद हम चलेंगे प्रश्न अभ्यास पर पाठ के 7 से। नंबर 1, भारत की चर्चा नेहरू जी कब और किससे करते थे? तो भारत की चर्चा नेहरू जी अपने जलसों में किसानों के साथ करते थे। नेहरू जी भारत के सभी किसानों से कौन सा प्रश्न बार बार करते थे? तो नेहरू जी भारत के सभी किसानों से 3 प्रश्न बार बार करते थे। कौन से थे वो 3 प्रश्न? नंबर 1, भारत माता की जय नारे का क्या अर्थ है? भारत माता कौन है? धरती का अर्थ कहाँ की धरती से है? नंबर 3 प्रश्न है, दुनिया के बारे में किसानों को बताना नेहरू जी के लिए क्यों आसान था? तो दुनिया के बारे में किसानों को बताना नेहरू जी के लिए इसलिए आसान था क्योंकि किसान लोग इसकी वजह जानते थे कि धरती का हमारे ऊपर कितना उपकार है। कुछ किसान महाकाव्यों तथा पुराणों की कथा कहानियों से अच्छी तरह अवगत थे, मतलब कथा कहानियों को जानते थे। वही कुछ ने भारत के कोने कोने में जाकर बड़े बड़े तीर्थ यात्रा भी कर रखी थी। कुछ तो ऐसे सिपाही थे जिन्होंने युद्ध में भाग लिया था और विदेशों में भी नौकरियां की थी। वे सन 30 में उत्पन्न हुई विश्व की आर्थिक मंदी से भी परिचित थे। अगला है, किसान सामान्यतः भारत माता का क्या अर्थ है लेते थे? तो किसानों के लिए भारत माता का अर्थ भारत की धरती से था। अगला प्रश्न, भारत माता के प्रति नेहरू जी की क्या अवधारणा थी? तो भारत माता के प्रति नेहरू जी की यह अवधारणा थी कि नेहरू जी के विचार से भारत माता का अर्थ हिंदुस्तान की नदियाँ, पहाड़, खेत तथा करोड़ों लोग हैं जो इसके अभिन्न अंग हैं। इन सभी को जोड़कर ही भारत माता की अवधारणा को समझा जा सकता है, जहाँ ये सभी भारत की प्रगति समृद्धि के सूचक भी हैं। अगला प्रश्न है, आज़ादी से पूर्व किसानों को किन समस्याओं का सामना करना पड़ता था? तो आज़ादी से पूर्व किसानों को के समक्ष कई समस्याएं उत्पन्न होती थीं। यहाँ पर देखिए, उनमें से गरीबी, ऋण, पूंजीपतियों द्वारा शोषण, महाजनों तथा जमींदारों की शिकंजे में फंसना, कृषि के बदले कर चुकाना, अधिक ब्याज तथा पुलिस के अत्याचार प्रमुख समस्याएं थी जिसे विदेशी सरकार
ने किसानों पर लाद रखा था। अगला प्रश्न है पाठ के आसपास से। आज़ादी से पहले भारत निर्माण को लेकर नेहरू के क्या सपने थे? क्या आज़ादी के बाद वे साकार हुए? चर्चा कीजिए। इसका उत्तर है आज़ादी से पहले नेहरू जी ने भारत निर्माण को लेकर कई सपने देखे थे, जैसे गरीबी से मुक्ति, कर से छुटकारा, पूंजीपतियों तथा जमींदार प्रथा का उन्मूलन, ब्याज में कमी, पुलिस के अत्याचारों से मुक्ति, जो विदेशी शासन से भारतीयों पर किए जाते थे। आज़ादी के बाद वे सपने कुछ हद तक तो पूरे हुए हैं, लेकिन कुछ सपने ऐसे भी हैं जो अभी तक अधूरे हैं। जैसे आज भी कई किसान कर्ज के बोझ से दबे हुए हैं, लगानों तथा सूद को तो कम कर दिया गया है तथा जमींदारों और पूंजीपतियों से भी छुटकारा मिल गया है, लेकिन इन सब के बावजूद पुलिस के अत्याचार आज भी लोगों को सहन करने पड़ते हैं। अगला प्रश्न है भारत के विकास को लेकर आप क्या सपने देखते हैं? तो इसका उत्तर है भारत के विकास को लेकर नेहरू जी ने जो सपने देखे थे वही सपने हमारे भी हैं। उनमें से कुछ निम्नलिखित हैं। नंबर 1, भारत में गरीबी का नामो निशान ना हो, हमारा भारत कैसा समृद्ध भारत हो। आधारभूत आवश्यकताएं, रोटी कपड़ा और मकान की समस्या कहीं भी ना हो, सब मतलब भरपेट रात को खाना खा के सो सकें, उनके तन पर कपड़े हों, रहने के लिए जगह हो। नंबर 2, शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति हो, मतलब शिक्षा के क्षेत्र में हर जगह क्या है, समान रूप से शिक्षा मिले। ऐसी शिक्षा नीति बनाई जाए जिसमें निर्धनों के लिए मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था हो। युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर प्रदान किए जाएं जिससे बेरोजगारी की समस्या समाप्त की जा सके, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। ऐसी कानून व्यवस्था जिसमें सबके साथ न्याय किया जाए, लोगों को पुलिस के अत्याचारों को सहना ना पड़े, ऐसी कानून व्यवस्था बनाई जाए। संपूर्ण भारत में सुख और समृद्धि का शासन हो, यही हमारे सपने हैं। अगला प्रश्न है आपकी दृष्टि में भारत माता और हिंदुस्तान की क्या संकल्पना है, बताइए। तो इसका उत्तर है मेरी दृष्टि में भारत माता तथा हिंदुस्तान की संकल्पना अलग नहीं है। इन दोनों का अर्थ यहाँ की हरियाली, खेत, जंगल, पहाड़ जो हमें अन्न प्रदान करते हैं, नदियाँ तथा इनके किनारे बसे ऋषि मुनि जिनसे यहाँ की सभ्यता तथा संस्कृति के बारे में पता चलता है, इनमें यहाँ के करोड़ों निवासी भी शामिल हैं जो भारत की परंपराओं को जीवित रखे हुए हैं। अगला है वर्तमान समय में किसानों की स्थिति किस सीमा तक बदली है, चर्चा कर लिखिए। तो वर्तमान समय में किसानों की स्थिति में अनेक सुधार हुए हैं। पहले उन्हें ऋण के लिए जमींदारों की शर्तों को मानना पड़ता था, वे उनसे मनमाना सूद वसूलते थे, लेकिन वर्तमान समय में किसानों को बैंक से कम ब्याज पर सस्ते ऋण मिल जाते हैं। प्राकृतिक आपदाओं के समय भी उन्हें सरकार की तरफ से पूरी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। अब है भाषा की बात। भाषा की बात से मतलब है व्याकरण से। नीचे दिए गए वाक्यों का पाठ के संदर्भ में अर्थ लिखिए, मतलब पाठ में क्या संदर्भ आया है उस संदर्भ के अनुसार इन शब्दों के अर्थ लिखना है। जैसे दक्षिण, पश्चिम, यक्षा, एक जुज, ढक दे। इनका उत्तर है दक्षिण। दक्षिण का मतलब दक्षिणी प्रांतों के लिए, जैसे केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। पश्चिम तो पश्चिम के प्रांतों के लिए, जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान। यक्षा एक सा, एक समान। एक जुज, एक हिस्सा या एक अंश के संदर्भ में। ढड्ढे, बोझ के संदर्भ में। अगला प्रश्न है नीचे दिए गए संज्ञा शब्दों के विशेषण रूप लिखिए। आज़ादी, चमक, हिंदुस्तान, विदेश, सरकार, यात्रा, पुराण, भारत। तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं और संज्ञा की विशेषता बतलाने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। तो हमें इनके क्या करना है, संज्ञा शब्दों के विशेषण रूप लिखने हैं। तो आज़ादी का विशेषण होगा आज़ाद, चमक का चमकीला, हिंदुस्तान का हिंदुस्तानी,
ये संज्ञा शब्द है, जैसे हिंदुस्तान संज्ञा हो गया, हिंदुस्तानी विशेषण हो गया। विदेश संज्ञा, विदेशी विशेषण। सरकार संज्ञा, सरकारी विशेषण। यात्रा संज्ञा, यात्री विशेषण। पुराण संज्ञा और पौराणिक विशेषण। भारत संज्ञा और भारतीय विशेषण। तो बच्चों आज के लिए सिर्फ इतना ही। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तथा इस पाठ से संबंधित कोई भी प्रश्न है तो नीचे कमेंट्स में पूछ लीजिए। धन्यवाद।